गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? मध्यकालीन इतिहास। हाँ, ये चल रहा था मध्यकालीन इतिहास। हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास में। आइए देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास को मैंने बाबू एक बार रिवीजन कर देते हैं। दो हिस्सों में बांटा था, एक कौन सा, उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। ठीक है, उत्तर भारत की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत में क्या था? मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। यानी कि उत्तर भारत की कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग मुस्लिम आक्रमण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मुस्लिम आक्रमण में हमने देखा था कि जो यार ये क्या हो रहा है भाई, जो अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है, इनको हमने पढ़ा। इनमें मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके बाद हमने तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों को पढ़ा था। ठीक है, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी वे आक्रमणकारी थे जो चीन के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करते थे। और ये कैसे थे? बहुत ही असभ्य और बर्बर तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, और ये जब उमैया वंश के शासक या यामनी वंश के शासक अब्दुल मलिक के संपर्क में आए, ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद इनका एक मुख्य उद्देश्य बन गया क्या, कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य को क्या करना? स्थापित करना। तो ये कहानी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य को क्या करना? स्थापित करना था। इसके बाद हमने देखा था कि इसी क्रम में जो अब्दुल मलिक थे, अब्दुल मलिक के दरबार में एक उनका गुलाम रहता था अल्पतगीन। ठीक है, और अब्दुल मलिक का जो शासन काल था 954 से 961 ईस्वी में। ठीक है, अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी के लिए उनके चाचा और उनके भाई में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई में अल्पतगीन जो थे, ठीक है, वो तो मुख्य रूप से गुलाम थे। उन्होंने किसका साथ दिया? चाचा का साथ दिया। ठीक है, और चाचा का साथ देने के बाद रिजल्ट ये आया कि अब्दुल मलिक का भाई जो मंसूर था, ठीक है, वो सिंहासन पाने में सफल हो गया। अब अल्पतगीन को कहीं ना कहीं ये लगने लगा बाबू कि उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही में वो योग्य गुलाम भी था, आपने ये भी पढ़ा। ठीक है, तो उसने सोचा कि यहाँ रहना क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, उचित नहीं है। तो वो अपने 800 वफादार सैनिकों को लेके कहाँ चला गया? अफगान के गजनी प्रदेश चला गया। ठीक है, अफगान के गजनी प्रदेश जाने के बाद वहां पे किसकी स्थापना किया? गजनवी वंश की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया बाबू? गजनवी वंश की स्थापना करता है। और गजनवी वंश की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे अपना शासन व्यवस्था आगे बढ़ाने लगा। ठीक है, तो अल्पतगीन के दरबार में भी एक गुलाम रहता था जिसका क्या नाम था? सुबुक्तगीन। ठीक है, कौन था? सुबुक्तगीन, जो अल्पतगीन के दरबार में रहता। देखिए ये गुलामों का क्रम चल रहा है। आप देखोगे कि एक गुलाम दूसरे गुलाम को कैसे सत्ता दे के जा रहा है। ठीक है ना, और ये धारणा है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज है। ठीक है ना, गरीब का बेटा भी अगर महत्वाकांक्षी है, अगर गुलाम है, राजा बनना चाहता है तो राजा बन सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अल्पतगीन के दरबार में भी एक गुलाम रहता था जिसका क्या नाम था? सुबुक्तगीन था। ठीक है, जैसे अल्पतगीन योग्य था वैसे सुबुक्तगीन भी बहुत ही योग्य था। ठीक है, अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन की योग्यता को पहचाना, ठीक है, और उसको क्या कर लिया? अपना दामाद बना लिया। क्या कर लिया? अपना दामाद बना लिया। अब सुबुक्तगीन को दामाद बनाने के बाद धीरे धीरे अल्पतगीन की सत्ता समाप्त हुई। सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा और उसको उसके राज्य में एक उपाधि मिली थी जिसकी हम चर्चा करते हैं, क्या? अमीर उल उमरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसकी उपाधि थी? ये किसको मिला था? सुबुक्तगीन को मिला था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद जो था अमीर उल उमरा की मिली थी। इसके बाद सुबुक्तगीन क्या था? जो हिंदू शासक था, किसको? जयपाल को पराजित किया था। पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने हिंदू शासक जयपाल को क्या किया बाबू? पराजित किया था। इसके बाद सुबुक्तगीन की मौत हो जाती है और गद्दी पे कौन बैठता है? सुबुक्तगीन का बड़ा लड़का, ज्येष्ठ पुत्र, जिसका क्या नाम है बाबू? महमूद गजनवी, जिसका शासनकाल 998 से 1030 998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और आपको मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि जो महमूद गजनवी था बाबू, ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, देखो आप ये समझने का प्रयास करो कि ये गुलामों का क्रम चल रहा है। तुर्क मुस्लिम आक्रमण जो कारी थे वो बर्बर और असभ्य थे।
उनका कोई पहले धर्म नहीं था, ठीक है। वो अब्दुल मलिक के जब संपर्क में आए तब उन्होंने इस्लाम को धीरे धीरे स्वीकार किया, और भारत में एक टाइम के बाद में उनके दिमाग में केवल ये चलने लगा कि वो मुस्लिम साम्राज्य को क्या करें, स्थापित करें, उसका विस्तार करें, ठीक है। उनका क्या करें, ये विस्तार करें। ये पहले से इसमें कोई राजा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि अब्दुल मलिक के टाइम जो अल्पतगीन गुलाम था, ठीक है, इन्होंने गजनवी की स्थापना की। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन आया, गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन के बाद जो इनका ज्येष्ठ पुत्र था महमूद गजनवी, जो 998 से 1030 ईस्वी तक भारत में शासन किया, ठीक है। और आपको पता होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार बाबू, 17 बार आक्रमण किया था। सोचो इसकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी थी कि एक ही देश पर, ठीक है, कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया इसने, ठीक है। तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, महमूद गजनवी को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महमूद गजनवी क्या था। महमूद गजनवी जो था 998 से 1030 ईस्वी में, ठीक है ना, ये क्या किया, गद्दी पर बैठा, ठीक है। जिस टाइम ये गद्दी पर बैठा ना, उस टाइम इसकी जो उम्र थी कितनी थी बाबू, 27 वर्ष। ये केवल कितने साल का था, ये मात्र 27 वर्ष का था, ठीक है, 27 वर्ष का था। और भारत पर आक्रमण का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत पर जो इसने आक्रमण किया था उसका केवल और केवल उद्देश्य ये था भारी संपत्ति को लूटना, यानी भारी मात्रा में धन संपदा को क्या करना है, लूटना था। ठीक है। अब आप देखोगे, आप सोचोगे कि 17 बार भारत पे आक्रमण किया है, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। सोचो भारत से कितनी अकूत संपत्ति इसने लूटा होगा। जब भी आक्रमण करता तो इसके दिमाग में कहीं ये नहीं था कि ये मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करे, इसके दिमाग में कहीं ये नहीं था कि ये अपनी शासन सत्ता को स्थापित करे। इसका केवल और केवल एक ही मुख्य उद्देश्य था, क्या, कि भारत की संपत्ति को क्या करना, लूटना, ठीक है, भारत के धन को क्या करना, लूटना था, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब ये शासन काल में आया था तो 27 वर्ष का था। 1001 ईस्वी में इसने क्या किया, पेशावर में जो जयपाल नाम के राजा थे, हिंदू शाही राजा थे ये भी, जयपाल, ठीक हो, इनको पराजित कर दिया। जयपाल को जब पराजित किया तो जयपाल क्या हो गए, हार गए युद्ध में। तो इसने क्या किया, जयपाल के राज्य पे अपना अधिकार नहीं किया। इसने जयपाल को एक मोटा रकम लेके, मतलब कि भारी मात्रा में जयपाल से धन लेके, ठीक है, और जयपाल को छोड़ दिया, ठीक है, जयपाल को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब जयपाल हिंदू, एक तो हिंदू राजा थे, ठीक है, आपको पता है कि हिंदू राजा थे, तो इनके साथ क्या बीती, अपने लोगों के बीच, अपने प्रजा में, ठीक है, ये अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस कर रहे थे, यानी इनको ये लगता था कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो इन्होंने अपना सारा सब कुछ, सारा राज्य किसको सौंप दिया, आनंदपाल को सौंप दिया। एक इनके बेटे थे, ठीक है, इनको आनंदपाल को क्या कर दिया, इन्होंने अपना पूरा राज्य सौंपकर खुद क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का रीजन क्या था बाबू, क्योंकि 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी से पेशावर में ये क्या हो गए, हार गए थे। और महमूद गजनवी ने इनके राज्य पे क्या किया, अधिकार नहीं किया, इनसे भारी मात्रा में धन लेकर क्या कर दिया, जयपाल को छोड़ दिया। किसी के राज्य को हड़पना या किसी का जान ले लेना ये अलग बात है, लेकिन किसी को हरा के उसको जिंदा छोड़ दीजिए, ठीक है, किसी को हरा के उसको जिंदा छोड़ दीजिए, तो फिर देखिए उसकी क्या स्थिति होती है, वो रोज मरेगा, वो जब तक आपको देखेगा तब तक मरेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जयपाल को छोड़ दिया था, और जयपाल ने आनंदपाल को अपना सारा राज्य सौंप कर क्या कर लिया, खुद आत्महत्या कर ली, यानी कि खुद खुदकुशी कर लिया, ठीक है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1006 में जो जयपाल ने आनंदपाल को क्या किया था, अपना राज्य दिया था। 1006 ईस्वी में फिर से महमूद गजनवी ने, ठीक है, आनंदपाल को भी क्या कर दिया, भेरा के निकट हरा दिया। आनंदपाल को क्या कर दिया बाबू, भेरा के निकट हरा दिया, ठीक है। आप देखेंगे कि देखिए ये मुल्तान के पास एक भेरा नामक स्थान है, वहां पे इन्होंने क्या कर दिया,
महमूद गजनवी ने आनंदपाल को भी हरा दिया बाबू। आनंदपाल को हराने के बाद इसका अगला आक्रमण 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर था। ठीक है, ये जहां भी आक्रमण करता इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि उस स्थान से या उस जगह से भारी मात्रा में क्या करे, धन को लूट ले। ठीक है, धन को लूटने के बाद ये आप समझते ही हैं महमूद गजनवी एकदम ऐशो आराम वाला राजा था। धन लूट के क्या करता है, ऐश की ही जिंदगी तो जीता। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसको ये थोड़ा सा भी टेंशन नहीं था कि ये अपने मुस्लिम साम्राज्य की सत्ता को और बड़ा करे, ऐसा कुछ नहीं था। इसको केवल धन से मतलब था। ये भारत भी आक्रमण करता तो केवल धन के लिए करता। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा आक्रमण था 1025 से 1026 ईस्वी में। ठीक है, आप सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के सौराष्ट्र में बाबू है, इसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो यहां इस आक्रमण में बाबू लगभग 50,000 लोग मारे गए। कितने? लगभग 50,000 लोगों की क्या हो गई बाबू, इस आक्रमण में मौत हो गई। आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक आक्रमण था। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर के पूरे धन संपदा को क्या कर लिया, इसने लूट लिया था। ठीक है, पूरे धन संपदा को हो गए कि जब सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण किया था तो इस टाइम यहां का जो राजा था वो भीम प्रथम था। ठीक था, भीम प्रथम थे। ठीक है ना, यही वहां के राजा थे और इसने लगभग इस आक्रमण में 50,000 लोग मारे गए थे और इसने पूरे मंदिर के संपदा को क्या कर लिया था, लूट लिया था। मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा था। क्या हुआ था वहां पे, कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, आप देखोगे कि जहां 50,000 लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ा आक्रमण है और ये पहले से प्री प्लान आक्रमण था। ठीक है, तो वहां की स्थिति क्या हुई होगी, वहां पे कोई, पहले तो इसका केवल एक ही एम था, धन लूटना। ठीक है, क्या था, धन लूटना, और भारी मात्रा में उसको यहां क्या मिल गया, धन मिल गया। आई बात समझ में? तो ये जो सबसे भयानक आक्रमण था इसका 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, इसने लूट लिया था बाबू। अब इसके बाद जब ये मंदिर को लूट के सिंध के रास्ते रेगिस्तान से लौट रहा था, ठीक है, मंदिर को लूटने के बाद बहुत ज्यादा धन मिला था इसको। ठीक है, तो वो जब रेगिस्तान की तरफ से लौट रहा था तो वहां पे इसकी मुलाकात किन से हो गई, जाटों से हो गई। किन से हो गई बाबू इसकी मुलाकात, जाटों से हो गई। दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, वहां पे इसकी मुलाकात जाटों से हो गई और इन जाटों ने इसको रास्ते में बहुत परेशान किया। रास्ते में परेशान करने का मतलब ये जो धन लूट के लेके जा रहा था, इससे भी धन की लूट किया गया। ठीक है, इससे भी धन को क्या किया गया, लूटा गया। थोड़ा बहुत धन जाटों ने क्या कर लिया, इससे लूट लिया। अब महमूद गजनवी को ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, महमूद गजनवी को क्या लग गया, ये बहुत ही बुरा लग गया और इसका जो अंतिम आक्रमण था बाबू 1027 में इन्हीं जाटों के ऊपर था। ठीक है, 1027 में इन्हीं जाटों के ऊपर क्या किया था, इसने अपना अंतिम आक्रमण किया था। आई बात समझ में? अगर किसी का कोई बीच में क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ऑफलाइन बैठे लोग यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, कि 1027 में अंतिम आक्रमण किया था, किस वजह से, इसका रीजन क्या था कि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था। ठीक है, जब ये आप इस चीज को देखेंगे, ठीक है ना, कि 1027 में क्या किया था, इसने जाटों पर आक्रमण किया था। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। ये था सर, जो जाटों थे सर, हाँ, जाटों पर आक्रमण करने का बस वही कारण था, कुछ और भी था? नहीं, आप देखो यहाँ पे जो जाटों के ऊपर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था, मैंने अभी बताया कि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था ना, ठीक है, तो रास्ते में इनकी मुलाकात जाटों से हो गई। ठीक है, ये सिंध के रेगिस्तान से ये लौट रहा था। ठीक है, तो जाटों ने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण किया होगा। ठीक है, और जो ये सोमनाथ मंदिर की धन संपदा को लूट के लेके जा रहा था, तो उसमें से कुछ धन जाटों ने लूट लिया था इसका। ठीक है, इसी वजह से क्या किया कि 1027 में फिर आया और इसने क्या किया, जाटों पर आक्रमण किया था। यही आक्रमण इसका अंतिम था। तो जाटो तो वही निवासी होंगे। हाँ,
हाँ वहीं के थे, ठीक है। तो इसके बाद बाबू 1027 में इसका हम भारत में अंतिम आक्रमण मानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें, और ही किसी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले सकते हैं कि ये जो महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण थे ना, वो देख सकता है कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसने आक्रमण किया था, ठीक है। 1000 ईस्वी में जहां हिंदू शाही राजा जयपाल थे उनको पराजित किया। 1000 पेशावर में भी फिर उन्हीं राजा को पराजित किया। भटिंडा में 1005 ईस्वी में विजयराज को पराजित किया था। मुल्तान में, ठीक है, 1006 ईस्वी में दाऊद करमाती को पराजित किया। मुल्तान में फिर 1007 से 8 में सुखपाल को पराजित किया। फिर पेशावर में, जो वह हिंद के निकट है, 1008 से 9 में हिंदू शाही राजा जो थे वो आनंदपाल जो थे, अभी मैंने जिनको बताया उनको हराया। नारायणपुर अलवर में 1009 में स्थानीय अज्ञात शासक थे उनको हराया। इसी क्रम में ये मुल्तान, थानेश्वर, नंदन, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, ठीक है, यहां पे आक्रमण करके पूरा का पूरा क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। और इसका जो सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था बाबू 1025 से 26 में, जो भीमदेव वहां के राजा थे, ठीक है, इनको इनकी देख रेख में, मतलब शासन व्यवस्था चलता था, वहां पे आक्रमण करके इनको हराया और भारी मात्रा में धन को लूटा। और सिंध के जाट जो 1027 ईस्वी में, ठीक है, जो थे, इनके ऊपर आक्रमण किया था। यही महमूद गजनवी के 17 आक्रमण थे, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है उसको मैं स्टार कर दे रहा हूं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है ना, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार नोट भी कर लीजिएगा कि जो महमूद गजनवी की ये 17 आक्रमण थे, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बाबू हम बात करते हैं कि 1030 ईस्वी में क्या हुआ था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में इसको मुझे लगता है कि मलेरिया हो गया था। 1030 ईस्वी में मलेरिया के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। 1030 ईस्वी में मलेरिया के कारण इसकी क्या हो गई बाबू, मृत्यु हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके दरबार में जो कवि रहते थे, ठीक है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। जो इनके दरबार में कवि रहते थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, इसके दरबार में जो कवि रहते थे उसका एक ट्रिक जान लीजिए। कौन रहते इसके दरबार में, फूफा जी रहते। कौन रहते बाबू, फूफा जी, ठीक है। फूफा जी का मतलब ये ट्रिक है हमारा, ये क्या है हमारा ट्रिक है, इसको हम देख लेते हैं। फिरदौसी इसके दरबारी कवि थे, ठीक है। उत्वी, ठीक है, फारूकी और अलबरूनी, ठीक है, यही इसके दरबारी कवि थे। इसका ट्रिक जो है क्या कर लेंगे, फूफा जी के नाम से याद कर लेंगे, ठीक है। क्या कि महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले जो कवि थे वो कौन थे, फूफा जी। कौन थे बाबू, फूफा जी, हाँ, फिरदौसी, उत्वी, फारूकी और अलबरूनी, ठीक है। ये 4 मुख्य रूप से उसके दरबार में रहने वाले कवि थे, ठीक है। इनमें फिरदौसी ने क्या लिखा था, शाहनामा लिखा था। क्या लिखा था फिरदौसी ने बाबू, नोट करना है। फिरदौसी ने क्या लिखा था, शाहनामा लिखा था। उत्वी ने क्या लिखा था, किताब उल यामिनी, और अलबरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद, ठीक है। अलबरूनी ने क्या लिखा था, किताबुल हिंद की रचना किया था। किताबुल हिंद की रचना किया था। तो इसके जो दरबारी कवि थे कौन थे, फूफा जी, फिरदौसी, उत्वी, फारूकी और अलबरूनी की बात हम करते हैं, ठीक है। अब अलबरूनी एक इतिहासकार थे, ठीक है। अलबरूनी क्या थे, इसके दरबार में रहने वाले एक इतिहासकार थे। इन्होंने जो महमूद गजनवी था इनके बारे में बताया था कि ये दार्शनिक, संगीतज्ञ,
दार्शनिक भी थे और कौन थे, संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, कौन, महमूद गजनवी। और साथ में जो इनका पुराना नाम था, ठीक है, इनका महमूद गजनवी का पुराना नाम था, ठीक है, पुराना नाम कहिए या जो इनका वास्तविक नाम कह सकते हैं वो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। ठीक है, महमूद गजनवी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। ठीक है, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। जो महमूद गजनवी का वास्तविक नाम था क्या था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद नाम था। ठीक है, और इसको कुछ महमूद गजनवी को उपाधियां मिली थी, जैसे इसके अंदर क्या था, आप देखोगे कि ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देता था। जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी ना, उनको क्या करता, ये तोड़ देता था। ठीक है, इसलिए इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते थे। ठीक है, बूत सिकन या मूर्ति भंजक, इसको क्या हम कहते, बूत सिकन या इसको कहते मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। ठीक है, जो महमूद गजनवी को ये हम उपाधि देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो भी हिंदू देवी देवता थे ना, उनकी मूर्तियों को क्या कर देता, तोड़ देता। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बूत सिकन या मूर्ति भंजक के रूप में जानते थे। ठीक है, इसने चांदी के सिक्के की तरफ, एक तरफ अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए थे। ठीक है, इसने क्या किया था, चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का चलाया था, एक तरफ क्या लिखवाया था, अरबी में, एक तरफ अरबी में और दूसरी तरफ क्या, संस्कृत में लेख लिखवाया था। ठीक है, हिंदू देवी देवता को नहीं मानता था, लेकिन अपने चांदी के सिक्के में अरबी और संस्कृत में लेख लिखवाने का काम जरूर इसने किया था। ठीक है, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो महमूद गजनवी है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ न समझ में आया तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है ना, हाँ, समझ में आ गया ना कि चांदी के सिक्के पे इसने अरबी और संस्कृत भाषा में ये लेख लिखवाए थे। ठीक है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, किसी का, मोहम्मद गजनवी है, उसका वास्तविक नाम वही है क्या, नहीं मोहम्मद नहीं बाबू, महमूद गजनवी का वास्तविक नाम यही है, महमूद गजनवी। ठीक है, ये अबू रेहान मोहम्मद बिन गजनवी, ये जो था अलबरूनी का नाम था, जो उसके दरबार में एक कवि रहता था। ठीक है, ये मैंने कह दिया क्या कि महमूद गजनवी का नाम है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको क्या करिएगा, सुधार कर लीजिएगा। अगर मैंने गलती से बोल दिया तो इसको सुधार कर लीजिएगा। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद ये था बाबू ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये अलबरूनी का नाम था, जो उसके दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, ये दार्शनिक भी थे, ये दार्शनिक भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, अगर मैंने गलती से यहां कुछ गलत बोल दिया था क्या, मैंने अगर गलती से बोल दिया तो इसको सुधार लीजिएगा कि अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद जो था ये अलबरूनी का वास्तविक नाम था। ठीक है, महमूद गजनवी का तो नाम महमूद गजनवी ही है। ठीक है, तो ये इनका वास्तविक नाम है, और ये दार्शनिक संगीतज्ञ थे और साथ में क्या थे, इतिहासकार भी थे। इन्होंने क्या लिखा था, किताबुल हिंद की रचना की थी। ठीक है, क्या किया था, किताबुल हिंद की रचना किया था। ठीक है, अभी समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए आप लोग। अगर मैंने गलती से ये बोल दिया तो देखिए, अलबरूनी का नाम जो था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था।
ठीक है, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। और ये बाबू ये क्या था, ये संगीतज्ञ भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था, इतिहासकार भी था। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लो में हो सकता था कहीं मिस्टेक हो गया हो, तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आया ना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।